हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल मेरी जान। आप लोगों का वोल्टेज विजन में एक बार फिर से धमाकेदार धुआंधार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आदर्श मिश्रा आप लोगों के लिए आज फिर हाजिर हूँ एक नए से सेशन के साथ। और आज हमारा जो क्लास होगा वो होगा प्रिज्म का। किसका होगा भाई? प्रिज्म का होगा। जैसा कि हम लोग कल वैद्युत का क्लास पढ़े थे बाबू, और वैद्युत वाला क्लास बहुत शानदार रहा है ना। जो डेडिकेट भी किए थे उसमें एक प्यारा सा सॉन्ग आप लोगों के लिए, और उसमें 100% शुद्धता थी भाई, देख ले। ठीक है, तो आज बिना आपका समय नुकसान किए, बिना ढेर सारी इधर उधर की बातें किए सीधे आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप आप लोग बढ़िया हो गए, शानदार हो गए, है ना। और वोल्टेज विजन के साथ आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। ओके, तो शुरू करें आज का भंडारा। तो सबसे पहले हम लोगों का पुरानी आदत, जैसा कि हम लोग करते आए हैं सर, क्विक रिवीजन किसका? कवर्ड टॉपिक का। इससे क्या होता है ना, मुझे पता है आप लोग बहुत एक्टिव हो मेरे भाई, आप लोग तो डेली रिवीजन करते हो, इसीलिए मुझे रिवीजन करवाना पड़ जाता है। कवर्ड टॉपिक में हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या देखा था प्यारे बच्चों? जब आप किसी पानी के भरे हुए जार में अगर आप पेंसिल वेंसिल डाल देते हो, थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता, सिक्का डाल देगा थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, है ना। ये सारी घटना क्या है? ये सारी घटना प्रकाश का अपवर्तन है। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था? इसमें हम लोगों ने देख लिया था बाबू, स्नेल्स का नियम देखा था, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ हम लोग देख लिए थे। और हम लोग देखे थे रिफ्रेक्शन बाय कर्व्ड लेंस, है ना, कर्व्ड सरफेस। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस। ये सारी चीजें हो गई है। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो बाबू, वक्रीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा? वक्रीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इतनी चीजें कवर कर चुके थे हम, है ना। और इसमें बाबू हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था, चाहे वो अवतल हो। देखो सुनो, जो हमारा कर्व्ड पृष्ठ है वो दो तरह का हो सकता है, या अवतल या उत्तल, है ना। चाहे हमारा कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला निकला था। वो फार्मूला क्या था मैं बताऊं आपको। अगर प्रकाश किरण हमारा कहां से, विरल से सघन में जा रहा था, रेयर टू डेंसर अगर जा रहा था, तो मेरे शेरों आप लोगों ने एक फार्मूला निकाला था बहुत ही बढ़िया सा। वो क्या निकाले थे भाई? N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R निकाले थे जी सर। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, डेंसर टू रेयर होगा, तो मेरे शेरों यहां पे बाबू जहां N2 है वहां क्या रखना है? N1 रखना है, सिंपल। और VU के साथ छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो ये तुझे छेड़ देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलो अब क्या करते हैं, इसी के बाद हम लोगों ने देखा था लेंस मेकर फार्मूला। इसी में हमने क्या पढ़ लिया था? लेंस मेकर फार्मूले को भी पढ़ लिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फार्मूला, हम लोगों ने लेंस मेकर फार्मूला देखा था, जो कि यूपी बोर्ड की दृष्टि से, यूपी बोर्ड के नजर से अगर देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। 12 वालों आई बात समझ में, बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या निकाले थे सर जी, जरा हमको बताइए। ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क, इसका फार्मूला जो है फटाफट जितने लोग देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे। मैं भी तो देखूं जरा कितने तुम लोग एक्टिव हो, कितनी बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो, है ना। लेंस मेकर का फार्मूला जो है वो क्या करना है? कमेंट सेक्शन में पिन करना है, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। तो आज वाला जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं, टुडेज
टॉपिक आज का हमारा विषय है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है मेरे सिरो प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। अब तुम लोग पूछोगे सर ये प्रिज्म क्या बवाल है? तो भाई आप लोगों ने कुछ संरचना इस तरह का जरूर देखा होगा जो जहां पे क्या करते हो, ऐसे कोई लाइट जल रहा होता है, अरे घर में नहीं लगता है, देखता है कभी कभी क्या होता है, कोई फंक्शन होता है तो जगमगावा जो लेके लग जाता है, जुगुर 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 कई तरह के कई कलर के जलने लगते हैं, वह एक तरह का प्रिज्म ही है। ऐसे कभी कभी देखते हो कि कुछ ऐसी वस्तुएं रहती हैं जिसपे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो 7 रंग का दिखाई देता है, जैसे इंद्रधनुष में कहीं ना कहीं प्रिज्म वाली घटना ही होती है मेरे बाबू। मेरे भाई सुनो, इंद्रधनुष जो बनता है ना, कहीं कहीं प्रिज्म वाली घटना ही होती है। तो समझो सर प्रिज्म करता क्या है? प्रिज्म सीधा काम करता है मेरे भाई, व्हाइट कलर का रेज होगा, यानी कि किसी भी प्रकार कोई प्रकाश किरण होगा, इसके जो अवयवी कलर हैं, है ना, इसके जो अवयवी कलर मतलब जो इसके फंडामेंटल कलर हैं, फंडामेंटल जो कलर हैं, फंडामेंटल कलर मतलब बाबू क्या, इसके मूलभूत रंग, उसमें तोड़ देता है इसे। फंडामेंटल कलर में क्या करता है? ब्रेक करता है। फंडामेंटल कलर में क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। सुनो प्रिज्म का काम क्या है? जब भी हम किसी प्रिज्म पे, मान लो यहाँ पे कोई यहाँ पे मान लेते हैं कोई प्रिज्म है, ये है ना, और इस प्रिज्म पे जैसे ही आप व्हाइट कलर का प्रकाश डालोगे तो इसके अंदर जितने कलर होंगे उनको क्या करेगा? तोड़ देगा। तो कितने कलर में ब्रेक करता है भाई? हमको सर पता है, ये होता है 7 कलर में, और वो 7 कलर बनते हैं विबग्योर करके। 2 4 2 6 1 7 विबग्योर करके टूटते हैं। तो प्रिज्म का काम आपको समझ में आ गया मोटा मोटा, है ना, कि प्रिज्म क्या करता है भाई? प्रिज्म सर व्हाइट कलर के प्रकाश को उसके 7 रंगों में बांट देता है, और जब उसे बांटता है उसे ब्रेक करता है कितने कलर में? 7 कलर में। मेरे भाई मैं आपको एक बात बताऊं, इसे 7 कलर में विभक्त करना, ध्यान देना, प्रकाश के हेलो समझो, प्रकाश के रंग को उसके अवयवी रंगों में बांटना, विभक्त करना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? कलर डिस्पर्सन कहलाता है। वर्ण विक्षेपण क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। कभी कभी बाबू एग्जाम में ये आ जाता है, तो ये चीज याद रखना, प्रकाश किसी भी पदार्थ से होकर, या कोई भी पदार्थ हो, चाहे प्रिज्म हो, है ना, लेकिन हाँ उसका क्वालिटी होना चाहिए कि वो प्रकाश के किरण को 7 रंगों में बांटे, या प्रकाश के रंग का अपने अवयवी रंगों में, अपने मूलभूत रंगों में बंटने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण, जिसे हम कलर डिस्पर्सन कहते हैं। ठीक है जी सर, इतनी बातें हमको तो समझ में आ गई, यहां तक कोई लोचा नहीं है। तो यहाँ पे वर्ण विक्षेपण करवा कौन रहा है सर? यहाँ करवा रहा है प्रिज्म। कौन करवा रहा है मेरे भाई? प्रिज्म। सर ये प्रिज्म आप कह रहे हैं, प्रिज्म होता कैसा है, प्रिज्म दिखता कैसा है? तो मेरे बाबू प्रिज्म एक ऐसा संरचना होता है, इसके अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, कंस्ट्रक्शन मतलब इसके संरचना की अगर मैं बात करूं, देखो इसकी संरचना होती बाबू, इसमें 2 त्रिभुज होते हैं। कितने भाई? 2 होंगे त्रिभुज, ध्यान देना, त्रिभुज कितने? 2, और इसमें आयताकार पृष्ठ होते हैं 3। एक कुछ इस तरह के आयताकार पृष्ठ जो होते हैं वो कितने होंगे भाई? 3। तो समझो, ठीक है, किन्हीं 2 त्रिभुजों तथा 3 आयताकार पृष्ठों से घिरा हुआ वह समांगी माध्यम जो प्रकाश को उसके अवयवी रंगों में विभक्त करने की क्षमता रखता है या करता है, उसे हम प्रिज्म कहते हैं। आई बात समझ में? क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। फिर से सुनो, ऐसा पदार्थ जो किन्हीं 2 त्रिभुजों तथा 3 आयतों से मिलकर घिरा हुआ एक समांगी माध्यम हो, जो किसी श्वेत रंग के प्रकाश को उनके अवयवी रंगों में विभक्त कर दे, बांट दे, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो मुझे जहां तक लग रहा है प्रिज्म की जो एक बेसिक जानकारी है, एक इसका इंट्रोडक्शन, जो इसका परिचय है, वो आपको हो गया होगा, है ना, इसका परिचय आप लोगों को हो गया होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब हम देखते हैं सर ये घटना होती कैसे है, जहां पे सारी चीजें कैसे घटित होती हैं, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है। आई बात समझ में?
सुनो, अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम वो देखने वाले हैं कि प्रिज्म से प्रकाश आखिरकार कैसे अपवर्तित होता है, कितना विचलन होता है। अब सुनो बाबू, इसे समझने से पहले, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन को समझने से पहले हम इसके कुछ मूलभूत चीजों को समझेंगे, कुछ की पॉइंट देखेंगे। वैसे मैं इसको एक बार समझा चुका हूं और मेरा दायित्व तो बनता है, क्योंकि ये टॉपिक उसी से रिलेट करते हुए, तो एक बार और बताऊंगा आपको, है ना। चलो देखो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मान लो यहां से एक व्यक्ति है जो क्या करता है, किसी वस्तु को, यहां पे एक व्यक्ति है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिस पर इसे निशाना लगाना है। ध्यान देना, यहां पे इसे निशाना लगाना है, ठीक है। यहां से ये फायर करता है किसी चीज से। होना क्या चाहिए मेरे भाई, जिसका जो उद्देश्य है वो है कि सीधे सीधे आकर के उसका जो शॉट है, जो उसका निशाना डायरेक्ट यहाँ पे आके सेंटर पे लगे। लेकिन कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि मान लो ये आ रहा था, यहां से कोई चीज, कोई कण है, कुछ भी ऐसे उड़ता हुआ आया और इसके साथ टकरा गया, और टकराने के बाद इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो गया और ये निकल गया ऐसे। तो ये क्या कहेगा, ये जो मुस्कुराता हुआ, ये क्या बना दूं भाई, चल जो भी बना दीजिए सर, हमें क्या, हम थोड़ी ना है। तो ये जो निशाना लगा के मारा था वहां पे, यहां पे कोई, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया, कोई ऑब्जेक्ट आया, कोई वस्तु आया जो क्या किया, इसी से बुलेट टकराई और सीधे ऐसे निकल गई। तो भाई यह अपने मार्ग को बदल दी। यह जो बुलेट यहां से जा रही थी, या फिर जो भी ये यहां से फेंका था, वो गया ऐसे और यहां से लड़ने के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हुआ और ऐसे निकल गया। तो ये अपने मार्ग से क्या हो गया, अपने मार्ग से सर विचलित हो गया। क्या हो गया, अपने मार्ग से, अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो गया। इसका वास्तविक मार्ग कौन सा था, ये सीधा वाला था। तो ये कुछ कोण पे विचलित हुआ होगा, और मान लेते हैं ये कोण डेल्टा है, डेल्टा है, ठीक है। इसी डेल्टा कोण को बाबू हम कहते हैं विचलन कोण। कौन सा कोण कहते हैं मेरे भाई, विचलन कोण कहते हैं। जिस कोण पे अगर वो कोई वस्तु है या विचलित हो रहा है, उसे हम कहते हैं विचलन कोण। इसे हम नाम देंगे विचलन कोण। तो आपको ये विचलन कोण वाला हिसाब किताब समझ में आया होगा कि सर, जब प्रकाश किरण अपने वास्तविक रास्ते को छोड़कर कहीं और इधर उधर जाएगी तो वह अपने मार्ग से विचलित मानी जाएगी, और अपने वास्तविक रास्ते से जितना कोण वो विचलित होगी उसी को हम कह देंगे विचलन कोण, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो प्रिज्म की आप धज्जियां उड़ा दोगे, मुझे पता है ना। प्रिज्म का आप सत्यानाश ही कर दोगे। चलो, हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। टॉपिक शुरू किया जाए। आज का हमारा मेन मुद्दा यही है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ओके जी सर, यस सर, हमको समझ में आयो। हमें क्या पढ़ना है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तो बना दिया जाए। प्रिज्म बनाया जाए मेरे शेरों। जी सर, बना दिया जाए। लो, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि तुम्हें समझाने में ना मुझे समस्या हो, ना तुम्हें कोई समस्या हो समझने में, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता ही है मेरे फोन का कैमरा वो क्या खतरनाक है भाई। तुझे ये जहां बैठा है वहीं से मैं जूम करके देख लूं, बस तुझे लगता है सर जी नहीं देख पाते हैं। तो क्या करते हैं, यहां मान लो, ध्यान दो, यहां मान लो कोई सोर्स है। क्या है भाई, सोर्स है। और इस सोर्स से हमने यहाँ पे एक लेंस लगा रखा है, ठीक है। और इस लेंस से यहाँ पे तुम लगा दो बटन। क्या लगाओगे सर, हम यहाँ लगाएंगे प्यारा सा बटन। और मेरे बुझे हुए चूने, तूने क्या किया, इस बटन को प्रेस किया, और जैसे तुम यहाँ पे प्रेस करोगे, यहां से एक शानदार सा प्रकाश किरण जाएगा ऐसे करके। और इसे कौन सा किरण बोलोगे सर, इसे बोलोगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्रकाश किरण आया यहां पे, ध्यान देना। तो आपको एक चीज तो पता है कि सर
प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि माध्यम क्या हो रहा है? बदल रहा है। माध्यम क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो मान लेते हैं बाबू ये इधर वाला माध्यम एयर है, तो एयर के लिए N1 ले लो, और जो ये वाला माध्यम है इसके लिए लेते हैं N2। नाम दे दें, इसका नाम है ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए बी सी एक प्रिज्म है। तो बाबू यहां से अब दो कंडीशन बनेगा। प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। कहां झुकती है? अभिलंब की ओर। होना क्या चाहिए था इसे सर जी तो सीधे निकल जाना चाहिए था, बिल्कुल एकदम मुस्कुराते हुए। रुकना ही नहीं चाहिए था। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये क्या होता? ये तो सर जी सीधे चला जाता। लेकिन तुमने कर दिया कलाकारी ना। तुमने कलाकारी क्या किया? यहाँ पे एक प्रिज्म रख दिया। बाबू क्या होगा? यहाँ पे एक अभिलंब खींचोगे। जी सर, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। तो अब क्या करना है? देखो, अगर ये प्रकाश किरण सीधे ना जाकर के अब इसका विचलन होगा। क्यों? क्योंकि सर जी अपवर्तन होता है। सुनो, हेलो समझो। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है? सीधा सीधा बताना। प्रकाश का अपवर्तन यही कहता है ना कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने वास्तविक रास्ते से हट जाएगा, अपने वास्तविक रास्ते पे नहीं जाएगा। अब कंडीशन आती है सर, दो कंडीशन बनती है, या तो अभिलंब से दूर हटेगा या अभिलंब की ओर झुकेगा। हमने कहा जी, तो अभिलंब की ओर कब झुकेगा? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। तो देखो ना मेरे भाई, विरल माध्यम से कहां जा रहा है? प्रिज्म में जा रहा है। प्रिज्म कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है सर। ठीक है, तो अब हमारा प्रकाश किरण इधर न हट करके हल्का सा इधर की तरफ झुक जाएगा, ऐसा। ठीक है जी सर। अब बताओ अब क्या होएगा? अब ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, इसे मान लेते हैं P है। क्या है मेरे भाई? P है। ठीक है बाबू, ओके। अब बाबू यहां से देखना अगर इस पृष्ठ पे अगर आप देखो, पहले आप यहां खड़े थे, ध्यान दो, यहां खड़े थे तो आपके लिए आपतित किरण क्या थी? ये वाली किरण आपतित किरण थी। अब आप अगर यहां खड़ा हो गए तो आपके लिए जो आपतित किरण होगी वो ये वाली होगी, है ना? जब आप यहां खड़े होगे तो आपतित किरण आपके लिए ये वाली हो जाएगी। जी सर। तो अब क्या होगा? यहां भी तो प्रकाश का अपवर्तन देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब क्या हो रहा है? अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। देखो, यहां से चला, विरल से चलते गया सघन में आया। अब सघन से चल करके कहां जाएगा? विरल में जाएगा। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। इतनी बात तो पता है सर जी? सर जी इतनी बात हमको पता है। तो एक अभिलंब खींचा जाए प्यार से, एक अभिलंब तो खींच ही दिया जाए। जी सर, खींच देते हैं। लो, हम तुम्हारी बात कब नहीं माने? बताना जरा, बताओ जरा, हम तुम्हारी बात कब नहीं माने हैं मेरे भाई? ये अभिलंब हो गया। तो हम क्या कहें? अभिलंब से दूर हटेगा ना। अगर ये इधर जाता तो इधर चला जाता, अभिलंब की ओर झुकता, लेकिन ना, ऐसे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ये अभिलंब से दूर हटते हुए कुछ ऐसे निकलेगा। थोड़ा अच्छा नहीं बना, अच्छा नहीं बना मेरे शेर। इसकी वाली छोड़ के चली जाएगी अगर ये स्मार्ट नहीं दिखा तो। बोली है कि देखो तुम्हें सुंदर दिखना है। हम कहे ठीक है भाई, तेरा रिश्ता मैं नहीं तोड़वाऊंगा, मैं तुझे सुंदर ही बनाऊंगा। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P, इसे नाम दे दो Q। सॉरी, ये क्या लिख दिया मैं? तो बोला P, बोला Q, लिखा क्या P? क्या सर आप भी कैसी कैसी हरकतें कर देते हो? तो इसे नाम दे दे Q। ठीक है। अब बाबू एक चीज समझना, अगर मैं इस प्रकाश किरण को ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, इसे कहते हैं विचलन कोण। क्यों विचलन कोण क्यों कहते हैं सर जी? विचलन कोण इसलिए कहते हैं, देखो ये जा कैसे रहा था? ऐसे, लेकिन हुआ क्या? ऐसे गया। और अंतिम वाला, अगर अंतिम वाला रिजल्ट देखोगे तो जाना इसे ऐसे चाहिए था, सीधा रास्ता ये है, लेकिन विचलित कितना हो गया? इतना कोण विचलित हो गया, और इसी को हमने क्या कहा? विचलन कोण है। ये कौन सा कोण है? विचलन कोण है, और इसे हम नाम दे देते हैं डेल्टा। क्या नाम दे देते हैं भाई? डेल्टा नाम दे देते हैं। मुझे जहां तक लगता है ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब बाबू यहाँ पे जो इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे काटा है ना, ये वाली पॉइंट, इसे नाम दे दो O। ये हो गया O, और ये वाला पॉइंट हो गया N। अब कोण बताया जाए, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कौन सा कोण होता है सर? I होता है। ठीक है। और ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो बनने वाला कोण होगा, इसे मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, ये वाला कोण जो है यहाँ लिख देता हूं, डेल्टा M। और ये जो कोण बना है इसे कहोगे इमिशन एंगल, अपवर्तन कोण।
इमिशन एंगल ई से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है जी सर। अब बाबू ये वाला जो कोण है ये पहला वाले पृष्ठ से अपवर्तित हुआ है तो ये है R1 और ये वाला जो है ये हो जाएगा R2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम शुरू करते हैं अपना बढ़िया सा डेरिवेशन। अब बाबू एक चीज ध्यान देना, अगर मैं कहूं केवल A P यान Q, किसकी किसकी बात कर रहे हैं सर आप? मैं बात कर रहा हूं बाबू A की, ये पॉइंट है P की और यहाँ पे पॉइंट है N और इसके जस्ट इधर एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है सर? ये पॉइंट हमारा Q और यहाँ पे एक पॉइंट और है, इसका नाम हमने क्या दे दिया है A। दिख रहा है क्या आपको, विजुलाइज हो पा रहा है? इस चित्र में मैच करो बाबू A P N Q, A P N Q, A P N Q, ओके। तो ये कौन सा है पॉइंट? P है। बाबू एक बात बताओ, चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कितना होता है सर? चतुर्भुज में ना सभी कोणों का योग अगर मैं बात करूं कि एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल N प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री होगा। हाँ जी, कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब बाबू एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है, ये आपको क्या 90 डिग्री नहीं दिख रहा है? ये वाला कोण 90 डिग्री है ना? ये वाला कोण भी कितना है? ये वाला कोण भी सर, ये वाला कोण मेरे से 90 डिग्री है। तो जहां A है और जहां Q है वहां पे हम सीधे के सीधे क्या लिखेंगे? 90 डिग्री, सॉरी A नहीं, जहां पे P है और जहां Q है वहां हम क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री है, प्लस कोण N प्लस कोण Q की जगह कितना? 90 डिग्री और यहाँ पे कितना है? 360 है, ओके। तो इस बात बताओ मुझे, क्या मैं इसे लिख सकता हूं कोण A प्लस कोण N बराबर ये 360 है ही, और 90 प्लस 90 180 और 180 को यहां भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहां तक किसी प्यारे बच्चे को? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कोण A प्लस कोण N, एंगल A प्लस एंगल N इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं कहूं यहां से एंगल A की बात केवल किया जाए तो कितना आ जाएगा? एंगल 180 डिग्री माइनस N, ठीक है? ठीक है क्या? अरे बोलो जी सर, इतनी बातों में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी किसी भी बात से एतराज नहीं है। तो चलो ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करते हैं, अब हम पकड़ते हैं जस्ट इसके बाद त्रिभुज नाउ, मतलब अब नाउ मतलब वो बाल काटने वाला नहीं भाई, नाउ मतलब अब वाला नाउ है ना। तो अब बात करते हैं किसकी? त्रिभुज P N और Q की। जी सर, ई का कह दिए आप, हम कहे बिल्कुल जो तुम सुन रहे हो जो तुम सुन रहे हो, ठीक है। तो बस शुरू करो। यहाँ पे मान लो पॉइंट P है, ये पॉइंट कौन सा है? Q है। ये पॉइंट P है सर, ये पॉइंट है Q, ऐसे गया है और आप इसको एक ऐसे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे एक लाइन ड्रा की हो N, ठीक है। और बाबू मेरे भैया, मेरे शेरों, ये बताओ क्या है? ये है सर R1, ये क्या है? R2 है, R1 और R2। एक बात बताओ, अगर मैं कहूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है बोलो? 180। कितना? 180 होता है। तो मैं कहूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू? 180। तो इस आधार पे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण, ऐसे मत करो यार, ऐसे करोगे तो मजा नहीं आएगा ना, बिल्कुल मजा ही नहीं आएगा। क्या करो, ऐसे लिखो कोण R1 प्लस कोण R2, क्योंकि एंगल तो यही बता रहा है, प्लस एंगल N इक्वल टू कितना? 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करो, क्या करोगे, क्या करते थे? N को भेज दो उधर, ठीक है, N को भेजो उधर। अब आपको क्या कुछ देखा सुना सा लग रहा है? कुछ तो लग रहा होगा,
कुछ तो लग रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का चक्कर लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा? देखो 180 माइनस यानी इधर भी है, 180 माइनस यानी उधर भी है। अगर मेरे सिरों राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप बराबर होएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। बहुत अच्छे। तो सर हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिख सकते हो? सर हम लिखेंगे ना कि अगर लेफ्ट हैंड साइड ये वाला साइड जो है मेरे सिरों, ये वाला साइड दोनों बाबू मेरे बराबर है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यहाँ पे यल एच यस इक्वल टू आर एच यस से मैं लिख सकता हूं एंगल ए इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। बोलो बोलो मेरे सिरों, बोलो मेरे नालायकों, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब मैं इसे मिटा रहा हूं। एकदम तसल्ली से पढ़ते जाओ। अब की बार सच में अगर तुम नंबर ला दो ना बढ़िया बढ़िया, तो मजा ही आ जाए यार। मैं भी खुश, तुम भी खुश, तुम्हारी वाली भी खुश, सॉरी तुम्हारे वाले भी खुश। अबे जो भी है, तुम्हारी वाली तुम्हारे वाले तुम्हारे घर के ही हो सकते हैं, मम्मी पापा। बाकी तू तो समझदार है मेरे भाई, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चलो इतनी चीजें समझ में आ गई? आ गई जी सर। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे त्रिभुज पी क्यू ओ की। किसकी सर? त्रिभुज पी ओ क्यू की बात कर लो। जी सर बिल्कुल करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू एक बात बताओ, बना दूं? मैं बना दूं? पहले फिगर ही बना देता हूं ना, क्योंकि इसे बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देख मेरे भाई, मेन समझने वाला चक्कर यहीं पे है। मेन समझने वाला चक्कर यहीं पे, देखना जरा, दिख रहा है बाबू पूरा? मेन समझने वाला चक्कर क्या है? यहीं पे है सर, बिल्कुल यहीं पे है। ध्यान दो, ये पॉइंट क्या है? P है। ये पॉइंट क्या है? Q है। जी सर बिल्कुल Q ही है। ओके थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम बहुत समझदार हो तो तुमको समझाना पड़ जाता है। मुझे तुम्हें क्या करना पड़ता है? समझाना पड़ जाता है भाई। हाँ नहीं तो इतने समझदार तुम काहे हो भैया? इतने समझदार थोड़ी होना था तुम्हें। तुम बताओ यार, इतने समझदार हो गए। मैं सोचा था तुम इतने समझदार बन ही नहीं पाओगे, लेकिन कर गए गलती, कर गए समझदारी। नहीं करना था ना, बट समझदार बन जाता है बेवकूफ कहीं का। चलो ये एंगल क्या है सर? ये एंगल हमें दिख रहा है डेल्टा है। क्या है भाई? डेल्टा है। ये पॉइंट को क्या नाम दिए हो मेरे सिरों? सर ये है O, और ये वाला जो दिख रहा है ये है सर P, और ये वाला जो दिख रहा है वो है सर Q। एक बात बताओ बाबू, ये वाला देखो, ये कोण कौन सा है सर? ये कोण है I। बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत अच्छी बात है सर जी, हमको समझ में आ गया ये I है। और इधर वाला क्या है? इधर वाला सर है, इधर वाला तो हमको पूरा यहां से यहां तक मिला है E। तो शीर्षाभिमुख कोण का नाम सुने हो? शीर्षाभिमुख कोण का नाम सुने हो? जी सर शीर्षाभिमुख कोण का नाम सुने हैं। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन सर जी हम बताएं आपको, यहां देखिए ना आप, यहां देखिए, ये जो ललका लाइनिया गया है और जो हरियर का गया, इसके बीचों में R1 बना है, यानी कि ये R1 है। यहाँ इतना कोण क्या है बाबू? R1 है। ये कोणवा क्या है सर? ये भी R2 है। अरे है, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, अगर मैं कहूं बेटा कि यहां से लेकर के ऐसे दो लाइन खींचता हूं, ध्यान देना, मैं कह रहा हूं भाई 3 सेंटीमीटर है, हाई 2 सेंटीमीटर, तो हाई कितना बचेगा? ये बचेगा 1 सेंटीमीटर। कैसे किए सर? हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दिए, तो बस यही करना है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे बाबू अगर मैं कहूं बेटा ये वाला बताओ कितना होगा, तो कहोगे सर जी ये वाला जो एंगल होगा ये होगा I माइनस R1। सुनो, ये जो नीला वाला एंगल है ये क्या होगा? I माइनस R1, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I माइनस R2। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, एंगल O P
Q जो होगा ये हो जाएगा एंगल I माइनस R1 और एंगल ओ क्यू और क्या है भाई OQP है ना, एंगल OQP जो होगा ये हो जाएगा E माइनस R2। ठीक है, वहां पे बाबू थोड़ा मैं डिटेल में नहीं बता पाया क्योंकि चित्र ही छोटा बन गया था, है ना। बट इतने समझदार हो तुम यार, 12th में चले गए हो, इतनी दिमाग तो चलनी चाहिए। तो सेम कंडीशन बाबू यहाँ पे भी होगा। त्रिभुज के सभी कोणों का जो योग होता है कितना होता है सर, 180 होता है, लेकिन वो लगाना ही नहीं है वो लगाना ही नहीं मेरे भाई। यहां पे अब मैं तुम्हें बता रहा हूं करना क्या है, ध्यान दो। ये है, थोड़ा बड़ा बनाओ ताकि तुम्हें समस्या ना हो, तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत ही ना हो, हम होने भी नहीं देंगे तुम्हें दिक्कत। जरा से ये क्या है, I माइनस R1 है, ये क्या है E माइनस R2 है, ये क्या है डेल्टा है। तो क्या तुम्हें ये बाह्य कोण नहीं लग रहा है, क्या ये आपको बाह्य कोण नहीं लग रहा है मेरे शेरों? जी सर बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण की खासियत क्या होती है, आंतरिक दोनों कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा E माइनस R1 I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ठीक है, अब क्या होगा भाई, डेल्टा बराबर I और E को साथ में रखो, ये हो जाएगा E हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस, या फिर ऐसे रखो माइनस R1 माइनस R2। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ऐसे करो, यहां ले लो माइनस कॉमन तो R1 प्लस R2। ठीक है, हो जाएगी, इतनी बातें समझ में आई। अब एक बात बताओ बाबू, अगर अल्पतम विचलन की स्थिति हो, किसकी, अल्पतम विचलन की स्थिति, सुनो कंडीशन एक लेते हैं, एक कंडीशन, वो कंडीशन क्या है, अल्पतम विचलन हो रहा है। अल्पतम मतलब बाबू है जो प्रकाश किरणों का झुका ना बहुत कम झुक रहा है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की जो स्थिति होती है, स्थिति में ध्यान देना, यही बाबू सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज्यादा अगर ध्यान देने वाली बात है तो यहीं पे है कि जो हमारा I होगा वो लगभग बराबर होता है E के, और R1 बराबर होता है R2 के बराबर हो जाएगा R, यानी कि R1 R2 के बराबर होगा, R1 R2 के बराबर होगा। हेलो सुनो, अगर अल्पतम विचलन की स्थिति होगी मेरे बच्चों, मेरे लाला सुनना, अगर अल्पतम विचलन की स्थिति होगी तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो I दिख रहा है वो E के बराबर हो जाएगा, जो R1 दिख रहा है वो R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पे यहां पे आ जाओ, R1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं सर, R1 की जगह मैं लिख सकता हूं R, R2 की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं सर, R2 की जगह भी मैं लिख सकता हूं R। तो इस आधार पे अगर अल्पतम विचलन की स्थिति हुई, सुनो ध्यान देना, तुम अलग से एक लाइन लिख सकते हो बट मैं तुम्हें यहीं पे समझा देता हूं। अगर अल्पतम विचलन की स्थिति हुई तो एंगल A बराबर मैं लिख सकता हूं R प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2R हो जाएगा, यानी कि एंगल A बराबर क्या आएगा 2R। तो R बराबर क्या आ जाएगा सर, R बराबर आ जाएगा एंगल A बाई 2। बहुत ही शानदार भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना मत इसे, इस पे डायरेक्ट सवाल लग जाते हैं, डायरेक्ट सवाल लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक इलाज हो गया, दूसरा इलाज करते हैं यहाँ पे इलाज करिए सर। कौन सा इलाज करेंगे, हम बता रहे हैं क्या करेंगे भाई। डेल्टा बराबर ये I है, और मैं E को क्या लिख सकता हूं सर, E को मैं लिख सकता हूं I, क्यों, क्योंकि अल्पतम विचलन का कंडीशन हमने ले लिया है ना। अगर आप अल्पतम विचलन का कंडीशन लिए हो, अगर आप अल्पतम विचलन का कंडीशन ले लिए हो तो मेरे शेरों सुनो, जहां I है, जहां E है वहां I लिख दो, जहां R1 है वहां R लिखो, जहां R2 है वहां R लिखो, और जहां E है वहां लिख दो I। तो I तो है ही, और E की जगह भी हमने लिख दिया सर I, माइनस
R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 बराबर क्या होगा सर? मैं इसे लिख लेता हूं 2R। क्यों ऐसा क्यों सर, ये 2R क्यों लिख दिया? क्योंकि बेटा R1 बराबर भी R है और R2 बराबर भी R है, तो R प्लस R बराबर क्या होगा? 2R हो जाएगा। जी सर। और एक बात बताओ, 2R बराबर क्या है सर? 2R बराबर है एंगल A, है ना? अब ये कौन सी स्थिति है? अल्पतम विचलन की स्थिति है बाबू, तो यहां लिख लेते हैं डेल्टा एम। डेल्टा एम का मतलब होता है डेल्टा मिनिमम। अब डेल्टा मिनिमम बराबर आया 2I हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा A। तो यहां से A को इधर भेज दो, क्या मिलेगा? डेल्टा एम प्लस A बराबर 2I। अरे हो जाएगा। जी सर। इसी के आगे यहां देखो, अगर मेरे शेरों अगर मैं I बराबर निकालूं तो क्या आएगा? I बराबर आ जाएगा सर डेल्टा एम प्लस A बाई 2। यही दो है जो ब्रह्मबाण है, यही दो हैं जो संजीवनी बूटी है मेरे राजा। ए मेरे शेर, ये क्या है रे? यही दोनों संजीवनी है सर। ये हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस तुम्हें पता भी नहीं चला और तुमने कितना बड़ा काम कर लिया, कितना बड़ा काम कर लिया। कौन सा काम कर लिया सर? अब इसी के बाद लगाना स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। इसे मिटा दूं मैं? मिटा दूं इसे? जी सर मिटा देते हैं ना, थोड़ा समझने के लिए। अब आते हैं स्नेल्स लॉ पे। ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई बटे साइन आर बराबर n। हेलो, साइन आई बटे साइन आर बराबर n, ठीक है? तो क्या लिख सकते हो सर? हम लिखेंगे n बराबर साइन आई की जगह क्या आया है? डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। और आर की जगह क्या आया है? साइन ए बाई 2, यही आया है। और ये लो हुआ यहाँ पे हम लोगों का भंडारा समाप्त। बोलो हर हर महादेव, बोलो बाबा केदारनाथ की जय। ठीक है, ये हमारे सर जी बोलते हैं, हमारे सर जी बोलते हैं जो हमको पढ़ाए हैं, वो बोलते हैं बोलो बाबा केदारनाथ की जय। तो ये तुम्हें नहीं लग रहा है कि यही क्या है? यही तो प्रिज्म फार्मूला है। यही क्या है? प्रिज्म फार्मूला। अगर मेरे शेरों मैं कहूं यहाँ पे कुछ बात कर ले सर। जी सर बिल्कुल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेल्टा एम क्या है? डेल्टा एम है विचलन कोण। कौन सा कोण है भाई? कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिख दूं? यही लिख देता हूं ना यहाँ पे। डेल्टा एम क्या है? विचलन कोण है। जिस बच्चे को ना पता हो कि डेल्टा एम क्या है, वो विचलन कोण है। कैसा विचलन कोण है? अल्पतम विचलन कोण है। आई क्या है बाबू? आपतन कोण है ना। लेकिन ए क्या है? ए है हमारा प्रिज्म कोण। ए कौन सा कोण है? प्रिज्म कोण है। ए जो है प्रिज्म कोण है। और कुछ दिख रहा है? नहीं, और कुछ नहीं। यानी क्या है? अपवर्तनांक है। तो ये रहा प्रिज्म का टॉपिक, है ना? जरा देखना कितने देर का क्लास हुआ है कि भी चलने लायक है। चलो, यहीं पे छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, इनको यहाँ पे उनका सुपड़ा करते हैं साफ, है ना? वो टॉपिक क्या है बाबू? ये चीजें समझ में आ गई क्या? टोटली बढ़िया से, अच्छे से समझ में आ गई? अच्छे समझ में आ गया? ऐसे सुन ऐसे ऐसे जूम करके देख ले, ऐसे जूम कर और पूरा देख बढ़िया से। एक एक चीजों को अच्छे से समझो, दिमाग में बैठा लो। अब की बार ये प्रश्न पेपर में मेरे हिसाब से जो मेरा गेस कहता है छप रहा है, आ रहा है, तो छोड़ना मत, ठीक है? चलो 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 चलो। वर्ण विक्षेपण तो आपको समझा दिए। वर्ण विक्षेपण का मतलब सीधा सा अगर मतलब कहूं तो प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना क्या है? वर्ण विक्षेपण है। क्या है? वर्ण विक्षेपण है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्रांतिक कोण का और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, है ना? क्रांतिक कोण क्या होता है सर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? मैं उसे समझा दूंगा, बाकी परिभाषा रटवट लेना भाई। समझा देता हूं और समझ लोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चलो ध्यान दो।
पहले समझते हैं क्रांतिक कोण जिसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण मीन्स क्रिटिकल एंगल। क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। ओके जी सर। एक बात बताओ, जब प्रकाश किरण, मान लो ये कोई अपवर्तक पृष्ठ है, सॉरी ये कोई पृथककारी पृष्ठ है, यहां समझना, इसे कहेंगे आइसोलेटेड सरफेस या पृथककारी पृष्ठ। एक बात बताओ बाबू, ये मान लो कोई अभिलंब है, ऐसे मान लेते हैं, और इधर वाला जो माध्यम है वो है डेंसर, और इधर वाला जो माध्यम है वो है रेयर। मैं कह रहा हूं सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण चलती है, विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होता है? सर, प्रकाश किरण अविलंब से दूर हटती है। क्या होती है? अविलंब से दूर हटती है। तो सघन माध्यम में हम प्रकाश किरण को बाबू इस कोण पर आपतित करें। सुनो, थोड़ा मैं ऐसे समझाता हूं, एक रफ कॉपी करके, है ना। मान लो मैं यहां किया तो ये क्या होगा? अविलंब से दूर हटेगा थोड़ा। अब मैं इस प्रकाश किरण को थोड़ा और ऐसे लेटा दूंगा, फिर ये अविलंब से दूर थोड़ा इधर हटेगा, फिर एक कोण आएगा यहां लिपटा दूंगा, तो हो सकता है कभी एक कंडीशन आए जो ये इस पे जाने लगे। यही होगा। बस इतनी बात अगर समझ गए तो बस मैं अपने मुद्दे में, अपने मकसद में हुआ कामयाब। तो सुनो, ठीक है, वह आपतन कोण, बाबू प्रकाश किरण मान लो यहां से आया ऐसे और आकर के यहाँ पे गिरा, तो यहाँ कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण बनेगा। तो कह रहा है वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बनने वाला, सुनो हेलो, वह आपतन कोण, या एकदम शुद्ध बता दूं परिभाषा, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है ना। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश का हो। ये बाबू ये लाइन यानी कि इस पे चली जाए तो यहां पे एंगल कितना बना? 90 डिग्री। फिर से, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, उसे कहते हैं क्रांतिक कोण, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं IC से। ठीक है, सीधी सी बात है। यानी कि यह वह कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण, भाई ये कौन सा किरण? ये अविलंब है। अविलंब किरण और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कौन सा होता है? अपवर्तन कोण होता है। ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण हमने मान रखा है R, और R बराबर आ गया 90 डिग्री सर। और जो आपतन कोण था वो IC हो गया। तो फिर से सुनो, सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बनने वाला अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। अब आते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन पे। बस यही लास्ट टॉपिक है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सुनो मेरी बात ध्यान से, 100% एग्जाम में छप रहा है ये क्वेश्चन। इसका परिभाषा 100% देखने के लिए मिलेगा, चाहे देख लेना, मेरी बात मान लेना, ठीक है। चलो सर, तो बताओ जरा क्या होता है। देखो बाबू, ये क्या है सर? ये है अविलंब। ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है सर? ये है अविलंब। इसे आप क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सर पृथककारी पृष्ठ। अब क्या होता है, हम अगर इस क्रांतिक कोण को, सुनो बाबू, इस क्रांतिक कोण को थोड़ा और बढ़ा दें, क्रांतिक कोण को अगर इधर लटकाएंगे तो ये क्या होगा? फिर ये उधर की तरफ ऐसे देखो, ये कुछ ऐसे हो रहा है, ध्यान देना। ये ऐसे है जी सर। अगर बाबू इसको तुम ऐसे ऐसे घुमाओगे तो ये ऐसे घूमेगा। सुनो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से देखना। ये प्रकाश किरण ऐसे है, अरे ऐसे ही है ना जी सर। अब क्या होगा अगर मैं इसे ऐसे, ये आपतित किरण है, ये वाला आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण। अगर मैं इसे ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो ये भी ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो सुनो, जब सघन माध्यम में बनने वाला कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, सुनो फिर से, सघन माध्यम में बनने वाला क्रांतिक कोण
बनने वाला आपतन कोण सघन माध्यम में बनने वाला आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह संपूर्ण घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। क्योंकि बाबू देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो मैं दो कंडीशन यहाँ लेता हूँ, एक कंडीशन ये है और प्रकाश किरण मान लो यहाँ गया है, तो ये कोण कौन सा है सर? ये कोण है IC। अब इस कोण IC को आप क्या करो, अब इस कोण IC को आप क्या करना है आपको, इसी वाला ये जो प्रकाश किरण आपको दिख रहा है भाई, कहाँ जाए, हाँ सॉरी यहाँ है, ये प्रकाश किरण जो दिख रहा है इसी को आपतित किरण को थोड़ा और इधर टिल्ट करो, यानी कि यही सेम किरण अगर मैं इसको यहां से ऐसे भेजूं, इस तरह से, ध्यान देना, सॉरी तो अच्छा नहीं बन पा रहा है यार, थोड़ा सुंदर सुंदर बना दे ताकि तुम भी ना नाराज हो, नहीं तो कहोगे भाई देखो। अब मैंने क्या किया, इसी I को अब यहाँ पे लेके आया, तो बताओ बाबू ये इतना क्या था, IC था। अब ये अपवर्तन कोण जो है, ये आपतन कोण जो है, ये बढ़ नहीं गया, तो ये वाला जो कोण है I, ये किससे बड़ा हो गया सर? आपतन, ये जो क्रांतिक कोण था उससे ज्यादा हो गया। आपतन कोण I जो है क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया। तो जब ये प्रकाश बाबू यहाँ आया था, आपकी बार कहाँ जाएगा? ऐसे जाएगा। तो ये कौन सी घटना है? यह है परावर्तन की घटना। बस क्या शब्द जोड़ना है? पूर्ण परावर्तन, पूर्ण आंतरिक, है ना। तो यहाँ पे लिख लेना, सघन माध्यम में बनने वाला आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में क्या होती है? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और यही पूरी घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आपके लिए जो होमवर्क दिया था उसे जरूर करना। टेलीग्राम ग्रुप जिसने नहीं ज्वाइन किया उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी तो नहीं, लेकिन जैसे एग्जाम टाइम आएगा उससे 8 या 4-5 दिन पहले बढ़िया एकदम ऐसे क्वेश्चन मैं ग्रुप में डालूंगा ना, तुमको सॉल्व करने में भी मजा आएगा, और वो बोर्ड पेपर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो समय ना बर्बाद करो आप लोग बाबू, अब लग जाओ तैयारी में। ठीक है, आपके कलीज आसपास के बच्चे लगे होंगे, बस आप लोगों को पता तक नहीं है। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए एकदम बढ़िया से पढ़ाई करो, है ना। और इसी के साथ आप लोगों के लिए बाबू शुभ रात्रि, है ना, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मचाते रहो।